आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। ट्रंप बना रहे आयरन डोम का बाप गोल्डन डोम। कनाडा ने मिसाइल प्रोजेक्ट में शामिल होने का दिया सिग्नल। रशिया ने यूक्रेन का पैट्रियट मिसाइल सिस्टम अपने इस्कंदर एम से उड़ाने का किया दावा। ईरान का इसराइल को खुला चैलेंज, मुंहतोड़ जवाब देंगे। कहा इसराइल का खात्मा न हुआ तो स्टेबिलिटी आना नामुमकिन। मार्को रूबियो का बड़ा दावा, नए मुस्लिम मुल्क अब्राहम अकॉर्ड साइन करने को तैयार। इसराइल ने गजा के 14 इलाकों में इवैक्यूएशन का हुक्म सुनाया। पूरे गजा पर कब्जा जमाने का प्लान हुआ शुरू। और हमास पर स्विट्जरलैंड से लेकर लेबनान तक आखिर क्यों कसा जा रहा शिकंजा। आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 22 मई 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। पहली खबर यह है कि आयरन डोम का बाप तैयार किया जा रहा है और अमेरिका के इस प्रोजेक्ट में कनाडा भी साथ देने जा रहा है। कनाडा का ट्रंप के साथ मिसाइल शील्ड प्लान में शामिल होने का इरादा है, लेकिन क्या गोल्डन डोम बन पाएगा नॉर्थ अमेरिका की नई सिक्योरिटी छतरी? कनाडा की दारुल हुकूमत ओटावा में 2 दिन की कैबिनेट रिट्रीट के बाद कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्ने का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने बताया कि हाँ, हम अमेरिका के साथ एक हाई लेवल बातचीत कर रहे हैं और ट्रंप के गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर डिस्कशंस चल रहे हैं, लेकिन पैसा कितना लगेगा? इस पर कार्ने ने डिप्लोमेटिक जवाब देते हुए कहा कि फैसला मिलिट्री पर होगा और सोच समझकर किया जाएगा, यानी मिलिट्री लेवल पर फैसला लिया जाएगा। कब, ये नहीं पता। ट्रंप ने कुछ दिन पहले क्लेम किया था कि इस डिफेंस सिस्टम में शामिल होने के लिए कनाडा ने खुद रुझान दिखाया है और ये भी कहा था कि ओटावा को अपना फेयर शेयर देना ही होगा। कार्ने ने भी इसकी तस्दीक की। ट्रंप से इस प्रोजेक्ट पर सीधी बात हुई है और कैनेडियन अमेरिकन मिलिट्री के दरमियान मिसाइल डिफेंस कॉपरेशन पहले से ही चल रहा है। नॉर्थ कोरिया, रशिया, चाइना और अब तो आउटर स्पेस से भी खतरा महसूस हो रहा है। इसीलिए मार्क कार्ने का कहना है कि ज्यादा मिलिट्री प्रोटेक्शन लेना समझदारी होगी। हालांकि कार्ने ने पहले ट्रंप को कनाडा को तोड़ने की कोशिश करने का इल्जाम भी दिया था, लेकिन अब वो कह रहे हैं जरूरत पड़ी तो कॉपरेशन होगा, लेकिन हर जगह नहीं। 20 मई को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम का ऐलान किया था। 20 मई को, एक दिन पहले। इस नए डिफेंस सिस्टम का नाम है गोल्डन डोम। ये सिस्टम अमेरिका को लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक मिसाइल हमलों से बचाने के लिए तैयार किया जा रहा है। ट्रंप के मुताबिक ये इसराइल के आयरन डोम से इंस्पायर्ड है, लेकिन इसका दायरा उससे काफी ज्यादा बड़ा होगा, इसीलिए हम इसे बाप कह रहे हैं आयरन डोम का। गोल्डन डोम का मकसद स्पेस में एक ऐसा निजाम तैयार करना है जो अमेरिका पर किसी भी तरफ से होने वाले मिसाइल अटैक्स को हवा में ही रोक सके, चाहे वो नॉर्थ कोरिया से हो, ईरान से हो या किसी और दुश्मन मुल्क से हो। इट मीन्स कि इसे स्पेस में ही प्लेस किया जाएगा। सवाल यह है कि क्या कनाडा ट्रंप के मिसाइल शील्ड प्रोग्राम में शामिल होकर खुद को ज्यादा महफूज महसूस करेगा या ये सिर्फ एक और जियोपॉलिटिकल प्रेशर गेम है? बढ़ते आगे, रशिया ने एक बड़ा मिसाइल अटैक करते हुए यूक्रेन के पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को इस्कंदर एम से उड़ा दिया है। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री का यह दावा है कि डिनेप्रो पेट्रोवस्क रीजन में पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की पोजीशन को उसने टारगेट किया है और उसकी इस्कंदर एम टैक्टिकल मिसाइल ने डायरेक्ट स्ट्राइक की है। नतीजा क्या रहा? रूस का दावा है कि AN/MPQ-65 रडार स्टेशन तबाह हो गया, कॉम्बैट कंट्रोल केबिन भी खत्म हो गया और पैट्रियट सिस्टम के 2 लॉन्चर्स भी इराक में तब्दील हो गए। ये सिस्टम अमेरिका ने यूक्रेन को मिसाइल प्रोटेक्शन के लिए दिया था कि अगर रूस ने आप पर मिसाइल से हमला किया तो ये आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपका बचाव करेगा, आपको बचाएगा। लेकिन रशिया ने एक ही वार में सब कुछ न्यूट्रलाइज कर दिया या दावा किया उसको करने का। सवाल यह है कि क्या वेस्ट के एडवांस डिफेंस सिस्टम भी रशिया के मिसाइल अटैक्स को रोक नहीं पा रहे हैं, या ये जंग अब टेक्नोलॉजी के डिस्ट्रक्शन वर्सेस डिटेक्शन मोड में दाखिल हो चुकी है? बढ़ते आगे, खिंच के आते हैं मिडिल ईस्ट की तरफ। इसराइल तैयार है ईरान पर बिजली की तरह गिरने को। न्यूक्लियर टॉक्स अगर टूट गई तो इसराइल किसी भी वक्त ईरान पर तेजी से स्ट्राइक कर सकता है। इस मुतालिक एक
खबर हमने आपको सुबह दिखाई थी। इसे रिवाइव करने की दूसरी वजह है कि ईरान का रिएक्शन भी आया। बताएंगे, ये दावा किया गया है एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जो एक्सियोस ने इजरायली सोर्सेस के हवाले से छापी है। इसमें एक सोर्स का कहना है कि बीबी यानी नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू, उसे बीबी कहते हैं, उसका निकनेम है, बीबी इंतजार में है जैसे ही न्यूक्लियर टॉक्स अमेरिका और ईरान के दरमियान कोलैप्स होंगी, जैसे ही बातचीत खत्म होगी यानी बात नहीं बनेगी, तब ट्रंप नाराज होंगे, उसी वक्त वो ग्रीन सिग्नल ले लेगा बीबी हमला करने का ईरान पर। इजरायली इंटेलिजेंस को अब लगता है कि डील अब दूर है, डील कोलैप्स करेगी और ईरान पर हमला करने का वक्त सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान है। एक मिलिट्री सोर्स का कहना है कि ये विंडो बंद होने वाली है। अगर अमेरिका की ईरान से बातचीत नहीं बनी तो आईडीएफ को फौरन एक्शन लेना पड़ेगा। मगर ये क्यों सोचा गया, उस पर खामोशी है। क्या नेतन्याहू वाकई एक फुल स्केल अटैक के लिए रेडी है? क्या वो ईरान से मिलने वाले जवाब के लिए भी रेडी है, या ये सिर्फ एक न्यूक्लियर प्रेशर टैक्टिक है ताकि ईरान को थोड़ा सा घबरा कर या यूं कहें कि प्रेशर में लेकर ये इसलिए रजामंद कर लिया जाए कि वो अमेरिका से डील कर ले। जो भी हो, मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी जंग का खौफ फिर से मंडराने तो लगा है। बढ़ते आगे सर, इसराइल की धमकियों पर ईरान का तीखा जवाब भी आया है। आईआरजीसी ने इसराइली हुकूमत को खुला चैलेंज दे दिया है। इसराइल की बमबारियों के हवाले से जो धमकियां दी जा रही हैं उन पर आईआरजीसी के स्पोक्स पर्सन अली मोहम्मद नईनी ने एक आग उगलती हुई वार्निंग दी है। उनका कहना है कि अगर इस्राएली रिजीम कोई भी बेवकूफ़ी करती है तो उसे उसके छोटे से एरिया में तबाही मचा देने वाला जवाब मिलेगा। और ये सिर्फ लफ्ज़ों की जंग नहीं है। आईआरजीसी का कहना है कि हमारी मिलिट्री पावर अब पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हो चुकी है। और इस बयान में जो सबसे सख्त बात कही गई वो ये कि दुनिया में स्टेबिलिटी तब तक नहीं आएगी जब तक इसराइल का खात्मा नहीं होता, उसका काम तमाम नहीं होता। यानी ईरान ने खुला ऐलान कर दिया है कि हम डरने वालों में से नहीं और हम हमला झेलने वालों में से नहीं। ये वार्निंग इसराइल के साथ साथ अमेरिका को भी दी गई है। क्या ये मिडिल ईस्ट में एक और बड़ी लड़ाई की दस्तक है या सिर्फ लफ्ज़ों की जंग का एक और चैप्टर है? जवाब आने वाले कुछ दिनों में ही तय हो जाएगा, क्योंकि एक मुद्दत से सिर्फ बयान सुन रही है दुनिया, अब एक्शन का इंतजार कर रही है वही दुनिया। वो ये देखना चाहती है कि आखिर कौन कितने पानी में है। बढ़ते आगे, क्या इसराइल से और मुल्कों की दोस्ती के लिए रास्ता खुलने वाला है? आइए मार्को रूबियो के इस बड़े दावे को समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अपनी भाषा में उन्हें आप विदेश मंत्री कह सकते हैं, फॉरेन मिनिस्टर। तो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने यह दावा किया है कि अब्राहम अकॉर्ड्स के तहत और भी कई ममालिक और भी कई मुल्क इसराइल से ताल्लुक़ बनाने को तैयार हैं। रूबियो ने यह दावा किया कि हो सकता है कि इसी साल के आखिर तक कुछ और मुल्कों के नाम सामने आ जाएं जो इस अलायंस का हिस्सा बनना चाहते हैं। उनका कहना है कि 7 अक्टूबर जैसे हालात ज़रूर रास्ते में कुछ रुकावट बने, लेकिन सऊदी अरब हो या इसराइल, दोनों अब भी राज़ी हैं एक डील फाइनलाइज करने के लिए। रूबियो ने सेनेट हियरिंग में यह भी कहा कि हमारे पास एक ख़ास अब्राहम अकॉर्ड्स ऑफिस है जो नए दोस्तों की तलाश में लगा है। यानी यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान के बाद अब नए मुल्कों के भी इसराइल से हाथों में हाथ मिलाने के चांसेस हैं। जिन 4 के नाम लिए हैं ये पहले से उधर हो चुके हैं। खैर, रूबियो का इशारा साफ था, मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स बदलने वाली है और इसे बदलने के लिए अमेरिका की फुल प्लानिंग भी चल रही है। अब सवाल ये है, क्या फ़लस्तीन का खून बहता रहेगा और मुस्लिम मुल्क इसराइल से दोस्ती करते जाएंगे, या फिर अब्राहम अकॉर्ड्स बनेंगे एक नई रीजनल जंग का सबब? मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीने में इस सवाल का जवाब बेहतर तरीके से मिल पाएगा, क्योंकि अगर अरब मुल्कों ने फ़लस्तीन को दरकिनार कर दिया तो उनके यहाँ बगावत तय है। सभी के यहाँ नहीं तो कुछ के यहाँ तो तय है, क्योंकि आवाम का दिल फ़लस्तीन के साथ है, भले हुक्मरान किसी के भी साथ हों। और तख्तो ताज के बदले अमेरिका के प्रेशर में इसराइल से ताल्लुकात बनाने का जोखिम कोई दीवाना ही उठाएगा, यह अरब के हुक्मरान नहीं उठा सकते। अब बात गज़ा की। गज़ा के 14 इलाकों में इवैक्यूएशन का हुक्म जारी किया गया है, यानी निकल जाओ यहाँ से।
इसराइली फौज यहाँ पर और तबाही मचाएगी। एक भी खंबा, एक भी ईंट अब सलामत नहीं रहने दी जाएगी। यहाँ सब कुछ ज़मींदोज़ करना है। सब तबाह और तबाही मचाने आ रही है आईडीएफ। इसराइली आर्मी ने जुमेरात को नॉर्दर्न गजा के 14 इलाकों में इवैक्यूएशन की वार्निंग जारी कर दी है, जबकि वो अपना नया ऑपरेशन जारी रखे हुए है जो दुनिया भर में सख्त तनकीद का सबब भी बन रहा है। ये वार्निंग उस वक्त आई जब यूनाइटेड नेशंस ने बताया कि उसने गजा में 90 ट्रक से आई मदद की डिलीवरी शुरू कर दी है, यानी गजा के लोगों को कुछ राशन पानी मिलने लगा है। ये पहली दफ़ा है जब 2 मार्च के बाद से इसराइल के टोटल ब्लॉकेड के बावजूद गजा में मदद पहुंची है। 90 ट्रक पहुंचे, कुल जमा 100 ट्रक मान लीजिए 2.5 महीनों में, और कहीं से कोई एड नहीं आई। यूनाइटेड नेशंस तक भी बहुत सी कंट्रीज फंड के जरिए एड पहुंचाती हैं, उनके नाम आप खुद तलाश कीजिएगा। दुनिया भर के प्रेशर के बावजूद इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि वो गजा में एक टेम्पररी सीज़फायर के लिए तो तैयार है, लेकिन उसने ये भी वाज़ेह किया कि फौज का मकसद पूरी गजा पट्टी पर कब्जा हासिल करना है। अब इन 14 इलाकों से लोगों को भगाया जाना उसी मकसद का पार्ट नजर आ रहा है। बढ़ते आगे, हमास के हाथ से हथियार ले लिए जाएंगे, लेबनान में नया सियासी हंगामा मचना तय है। बेरूत में लेबनीज प्रेसिडेंट जोसेफ ऑन और फ़लस्तीनी प्रेसिडेंट महमूद अब्बास के दरमियान हुई बातचीत के बाद एक बड़ा फैसला सामने आया है। हमने आपको ये खबर कल दिखाई थी, आपको याद होगा। अब्बास जोसेफ ऑन से मिलने लेबनान गए और उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी फैक्शंस जिनके पास यहाँ हथियार हैं, सबसे हथियार लिए जाएंगे, हिजबुल्लाह से भी लिए जाएंगे। फैसले के तहत सिर्फ लेबनीज हुकूमत की फ़ोर्स के पास रहेगा तमाम हथियारों का इख्तियार, बाकी सबके हाथ में गन्ने हो, डंडे हो, कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, लेकिन हथियार नहीं होंगे। लेकिन ये फैसला बन गया है एक और नए टग ऑफ वॉर यानी कि रस्सा कशी का सबब। लेबनान से चलने वाली हमास की ब्रांच के लीडर्स ने यह कह दिया है कि हथियार तभी डाले जाएंगे जब तमाम रेजिस्टेंस मूवमेंट से बात होगी। हमास के सोर्सेस ने अशर्क अल अफसद को बताया कि हम लेबनान की स्टेबिलिटी के हक में हैं, लेकिन फैसला किसी एक शख्स या रमल्ला से चलने वाली महमूद अब्बास की हुकूमत का नहीं हो सकता। हमास ने क्लेरिफिकेशन देते हुए कहा कि हमारे हथियार सिर्फ इसराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस में इस्तेमाल हुए हैं, कैंप्स के अंदर या बाहर कभी इनका गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। इसराइल पर पिछले महीने हुए रॉकेट फायर पर सफाई देते हुए हमास ने कहा कि जो लोग साउथ लेबनान से रॉकेट्स चला रहे थे वो हमारे लोग नहीं थे और हमने ही उन्हें लेबनीज अथॉरिटीज़ के हवाले भी कर दिया। हमास ने जोर देते हुए कहा कि डिसआर्ममेंट का हर फैसला होगा सिर्फ और सिर्फ डायलॉग कमेटी के जरिए। दोस्तों, ये बात भी समझ लीजिए कि हिजबुल्लाह का असर अब लेबनान में हल्के हल्के कम हो रहा है और ईरान के एक्सेस का भी रंग उतरता नजर आ रहा है। तो सवाल ये है कि क्या लेबनान के रिफ्यूजी कैंप्स में मौजूद फ़लस्तीनियों के हथियार भी छीन लिए जाएंगे, या फिर हमास अपनी ताकत को नेगोशिएशन टेबल पे बेचने नहीं देगा? क्योंकि हमास एक रेजिस्टेंस मूवमेंट है और किसी भी रेजिस्टेंस मूवमेंट के हथियार ही उसकी ताकत होते हैं, वरना उनसे कोई बात नहीं करता। फिलहाल अगले कुछ हफ्तों में ये सियासी हंगामा और तेज़ हो सकता है। बढ़ते आगे, स्विट्ज़रलैंड ने हमास और उससे मुतालिक तंजीमों पर पाबंदी लगा दी है जो 15 मई 2025 से नाफिज भी हो गई है। ये फैसला 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल पर हुए हमास के हमले की वजह से लिया गया है। नए कानून के तहत हमास या उससे मुतालिक किसी भी तंजीम की मदद या उनके लिए काम करने पर 20 साल तक की कैद या जुर्माना हो सकता है। अगर मदद की या उनके लिए काम किया तो 20 साल तक की कैद हो सकती है स्विट्ज़रलैंड में। इस कानून का मकसद स्विट्ज़रलैंड को हमास के लिए पनाहगाह बनने से रोकना और हमास की एक्टिविटीज़ के लिए माली ज़राए को बंद करना है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाज़त, खुश रहिए, सलामत रहिए।